एवरीवन वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज हमारे इकोनॉमिक्स का अंतिम प्रहार है मेरे दोस्तों। हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग मैराथन क्लास में सारा वो क्वेश्चन को देख चुके थे जो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट था। फाइनली मेरे भाई जो जो क्वेश्चन छूट गया था मैं हर एक वो क्वेश्चन को आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिल्कुल मेरे भाई शुरू से लेकर अंत तक एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले सारे क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली आप सभी को अच्छी तरह से देख लेना है। देखिए मेरे भाई ये सब हम लोग क्वेश्चन पहले ही कल डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग को जो डिस्कस करना है मेरे भाई याद रखना है, ये क्वेश्चन नंबर हमें यहां से डिस्कस करना है। मैंने आप लोगों को कल बताया था प्यारे कि सामान्य मांग आपसे अगर पूछा जाएगा कि सामान्य मांग जो होती है और किसकी ढाल कैसे होगी, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सामान्य मांग बोले या आपका बजट रेखा की ढाल बोले हमेशा ऋणात्मक ही होता है। क्या मेरे भाई ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते सर, ये भी क्वेश्चन मेरे भाई अभी जस्ट आप लोग का आपका मॉडल पेपर जो था वहां पे पूछा गया था कि मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मांग फलन को व्यक्त किया जाता है मेरे दोस्तों, याद रखना है dx इक्वल टू एफ पी एक्स। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपसे पूछा गया था कि मान लिया जाए कि बाजार में केवल दो उपभोक्ता है तथा एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है। अब क्या दर्शाते हैं कि 4 पर वस्तु की बाजार मांग की मात्रा बताए 4 पर। तो देखिए मेरे दोस्तों 4 पर क्या है, एक 6 है एक 16 है। जब 6 और प्लस 16 का हम लोग ऐड करेंगे मेरे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा सर 22। ओके, ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्कस किया था। मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, तो मांग को प्रभावित करने वाला मूल्य है, आय में परिवर्तन है, उपभोक्ता में रुचि है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर डी। जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे भाई कल के मैराथन क्लास नहीं देखे वो इस क्लास को आप लोग अच्छी तरह से मेरे भाई कंप्लीटली देख लेंगे। मांग को निर्धारित करती है, अच्छा मांग जो हमारा है मेरे भाई इसको निर्धारण कौन करता है, तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे लौटते हैं सर, मांग को निर्धारित तत्व क्या है, तो मांग का निर्धारित तत्व बाद में देखते हैं मेरे भाई, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सी, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता का आय जैसे इनकम होगा वैसे ही खर्च करेंगे, यस या नो। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो बताएंगे सर साधन कीमत। क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु का अधिक मात्रा में खरीदता है। मतलब अगर रेट बढ़ेगी ना मेरे भाई तो लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। बताइए मेरे भाई कितना खतरनाक वस्तु है ना। तो ऐसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं विलासिता वस्तु, ठीक है, क्या कहते हैं, विलासिता वस्तु कहते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कुछ घटिया वस्तु की कीमतें गिरने पर उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है, इसका क्या कारण है। कुछ घटिया ऐसे वस्तु होती है जिसकी कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ने के बजाय घटती है। अगर किसी भी वस्तु का दाम अगर घट जाएगी तो लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन मेरे भाई नहीं, उसे लोग कम से कम खरीदते हैं। तो बोल सकते हैं सर गिफिन वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी। अगला क्वेश्चन पाइए सर, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स क्या होगी, तो वस्तु एक्स होगा मेरे भाई घटिया वस्तु। क्या होगा मेरे दोस्तों, वस्तु होगा हमारा घटिया वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी है, तो गिफिन वस्तु में मांग वक्र की जो ढाल होती है वो धनात्मक होता है। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर हमारा जो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, होम साइंस का जो हमारा सब्जेक्ट बचा हुआ है हमारे एग्जाम में, इन सब चीज़ों का मैं फ्री में चाहता हूं कि मैराथन क्लास मुझे मिले। तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को जल्दी से प्ले स्टोर से आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप लोग हमारे साथ फ्री में जुड़ सकते हैं। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, जिसके एक दूसरे के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे वस्तु को हम लोग अस्थापन वस्तु कहते हैं। कैसे मेरे भाई, जैसे हम लोग कलम से लिखते हैं, कलम का दाम बढ़ गया, पेंसिल से लिखेंगे। चाय पी रहे हैं, चाय का दाम बढ़ गया, कॉफी पिएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन है यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। इन दो वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं सर प्रतियोगी वस्तु, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिशन गुड्स। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी भाई। रसगुल्ला का कीमत अगर कम हो जाती है तो गुलाब जामुन का मांग भी क्या होगी मेरे भाई, घट जाएगी, लोग आप रसगुल्ला खाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। जब वस्तु की मांग होती है तब वस्तु की मांग क्या होती है, पूर्ण बेलोचदार होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग क्या होता है भाई? जब मांग वक्र क्षैतिज होती है मेरे दोस्तों तो मांग वक्र जो होता है लोचदार होता है। क्या होता है मेरे भाई? लोचदार होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को देखना है। यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु के उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो मांग का कीमत लोच होगा मेरे भाई एक से अधिक। और जितना भी मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हो मेरे शेर सरनियों, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली देख लेना है प्यारे, छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त। अगर छोड़ेंगे तो ये आपकी गलती होगी, ये हमारा गलती नहीं होगा। क्वेश्चन पाइए मेरे भाई, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगी वो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन अभी आप लोगों का साइंस का एग्जाम हुई थी मेरे भाई, वहां पे पूछा गया था, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी आ जाती है और उसकी मांग में 8% की कमी आ जाती है। याद रखना क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी आ जाती है और मात्रा में 8% की कमी आती है तो मांग की लोच बताइए। मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था सर, मांग की लोच बराबर होता है क्या मेरे भाई? तो बताएंगे सर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मैंने बताया था जब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो आएगा 1.6। क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1.6। यही क्वेश्चन आप लोगों का साइंस और कॉमर्स वालों को जो अभी एग्जाम हुई थी ना, वहां पे पूछा गया था। यदि वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मात्रा में 8% की कमी आ जाती है तो कीमत लोच बताइए। अभी मैंने जस्ट बताया भाई कीमत लोच क्या होगी, तो उसकी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको काटेंगे तो मेरा कितना आएगा मेरे भाई? 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि यदि किसी वस्तु की मांग फलन Q इक्वल टू दिया है मेरे भाई 1/P, तो आपसे पूछा गया है दोस्तों बताइए तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो मांग का जो हमारा कीमत लोच जो होगा ना मेरे भाई वो 1 होगा। आप लोग सोच रहे हैं सर कि स्क्रीन पे क्यों स्टडी करा रहे हैं मेरे भाई, मैं पूरा रात भर इतना स्टडी करवाया मेरे भाई कि मैं खड़ा होने का भी काबिल नहीं हूं, मैं पूरा थक चुका हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को शानदार तरीके से समझाया था कि सर Q बराबर अगर 10P माइनस P दिया है, 10 माइनस P दिया है तो 10 की जगह में 10 रखेंगे, माइनस P का वैल्यू दिया है, P का मतलब प्राइस कीमत 2 दिया है सर, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ये क्वेश्चन का आप मैं बताऊंगा ना मेरे भाई, इसको आप थोड़ा सा रट्टा लगा लीजिए। ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से कंटिन्यू पूछा जा रहा है, कंटिन्यू। बस इसको याद रखना है मेरे भाई, 400 माइनस 40P डायरेक्ट याद रखिए, कुछ याद नहीं करना, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है मेरे भाई, समझ नहीं है लॉजिक बताने का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिर वही क्वेश्चन दिया है, Q बराबर दिया है मेरे भाई 15 यानी 15 माइनस 2P। बस कुछ नहीं करना है कि 15 की जगह 15 रखते हैं, माइनस 2 इंटू P का वैल्यू कितना दिया मेरे भाई? 1 दिया है, 1 पुट कर देना है। 15 लिखेंगे सर, 15 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो गया हमारा? 13। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन आपसे जैसा भी क्वेश्चन आए छोड़ कर नहीं आना है और डर के आगे जीत है भाई, जितना बताऊं सर आप पूरा कंप्लीटली देख कर जाना है। पहला क्वेश्चन है सर, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर उत्पादन फलन। क्या कहेंगे मेरे भाई? उत्पादन फलन कहा जाता है। किसी फॉर्म द्वारा प्रयुक्त साधन आगत एवं प्राप्त निर्गत के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? तो याद रखना उत्पादन फलन। क्या कहेंगे मेरे भाई? उत्पादन फलन, इसे हम लोग बोलते हैं। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? उत्पादन फलन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग को शामिल किया जाता है? तो किस संयोग को शामिल किया जाता है? तो बताएंगे सर किसी भी संयोग को। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उत्पादन फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? उत्पादन फलन को हम लोग ABCD के नाम से व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी। अगला है सर, दो श्रम L और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप क्या है? मेरे भाई इससे ना आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, उत्पादन फलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपसे पूछा गया जो उत्पादन फलन है आखिर इसका संबंध किस चीज से है? तो बताएंगे सर उत्पादन के साधनों से। कल मैंने मैराथन क्लास में जितना सारा कंप्लीटली क्वेश्चन बताया वो सारा क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से कर लेना है। साथ ही साथ याद रखना है जो अभी मैं आप लोगों का मैराथन क्लास में सारा क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कंप्लीटली देख लेना है। इसके बाद मेरे भाई आप लोगों से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी, इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। कहता है कि किस साधन की कीमत को ब्याज कहा जाता है? अच्छा, किस साधन की कीमत को हम लोग बोलते हैं भाई? ब्याज।
ये क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके पेपर के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर, याद रखना है पूंजी, पूंजी पर ही हमें ब्याज लगती है, यस या नो, पूंजी पर ही हमारा ब्याज लगता है। अगला, श्रम से क्या तात्पर्य है? श्रम किसे कहते हैं? लेबर किसे कहते हैं? एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य को हम लोग श्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होती है वो कैसा होता है मेरे भाई? ऊपर से नीचे की ओर। क्या बताएंगे सर? ऊपर से नीचे की ओर या तो बाएं से दाएं की ओर। आप ये भी ऑप्शन लगाएंगे तो चल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? उत्पत्ति हास्य नियम लागू होने का मुख्य कारण होता है साधनों का अपूर्ण स्थापन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम से की जाती है? तो कौन सा नियम के माध्यम से मेरे दोस्तों किया जाता है? तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, ये सब क्वेश्चन मेरे दोस्तों थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप देखिए मेरे भाई, मस्ट इंपॉर्टेंट है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर का व्याख्या करती है? तो कितने स्तर का व्याख्या करती है? 3। अच्छा, कैसे 3 होता है मेरे भाई? ये देखिए हमारा ग्राफ है, एक कंडीशन ऐसा होता है, एक फिर सरल रेखा में जाता है, फिर मेरे दोस्तों ये डाउन हो जाती है। तो 3 रेखा, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहते हैं? तो बताएंगे सर, याद रखना है इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी 2। कितना मेरे दोस्तों? 2। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर बी। साधनों के वैसे संयोग को तकनीक रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक सावन की मात्रा होती है भाई, ठीक है। एक साधन की मात्रा होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्थिर होना। क्या? स्थिर होना। अब आइए सर, एक क्वेश्चन है, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? पैमाने के प्रतिफल का जो संबंध है वो हमारा दीर्घ काल से है। ये क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए ये सब क्वेश्चन मत कीजिए भाई, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहा। ये क्वेश्चन देखिए, अभी आप लोगों का एग्जाम हुई है ना भाई, समोत उत्पादक वक्र का प्रत्येक बिंदु के 2 साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा का उत्पादन करता है। यही क्वेश्चन मेरे भाई हमारा कॉमर्स और साइंस वालों के बंदे को आया था। स्टूडेंट्स जो है बोल रहे सर हमारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हम लोग से बनाए नहीं है। पढ़ना होगा भाई सही तरीके से, थ्योरी पढ़ना होगा, है ना। परिवर्तित साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर, परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं क्या? सीमांत उत्पाद। क्या मेरे दोस्तों? सीमांत उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगी। यदि कुल उत्पाद टोटल प्रोडक्ट तथा परिवर्तित साधन की मात्रा है, मात्रा क्या है मेरे भाई? क्यू है। मात्रा यहाँ पे छूट गया भाई, मात्रा अगर क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? तो औसत उत्पाद का सूत्र होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इस चीज को याद रखिएगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एक क्वेश्चन है ये हमारा औसत उत्पाद का है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए सीमांत उत्पाद के लिए, किसी के मेरे भाई? सीमांत उत्पाद के लिए पूछ लिया जाए, कौन सा? याद रखना, सीमांत उत्पाद के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तब उस समय आपको बताना है कि डेल्टा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। क्वेश्चन दोनों में बहुत ही अंतर है मेरे भाई, आप लोगों को सही तरीके से देखना होगा कि आखिर किस चीज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए सर, बात करता अगला क्वेश्चन कि 5 इकाई के प्रयोग से किसी वस्तु में 24 इकाई होती है। ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था नंबरिकल में, इसको ध्यान नहीं देना भाई। और नंबरिकल का जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखे मेरे दोस्तों, नंबरिकल का सारा क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए। मैं जितना क्वेश्चन नंबरिकल में पूछा जाएगा सारा वो नंबरिकल का क्वेश्चन कर सकता हूँ, करा चुका हूँ भाई, ठीक है। Q इक्वल टू ए अल्फा के बीटा में होती है, तो अल्फा अब प्लस क्या होते हैं मेरे दोस्तों? बीटा। बस कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगी। फिर यही क्वेश्चन है, Q का मान दिया है, बस 2 को पुट करना है, आंसर आ जाएगी, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं सर 10 माइनस 5, पी का वैल्यू दिया है सर 2 गुना 2, 10 माइनस 5 दूना 10, 10 को 10 से घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। यही आपका हीरो है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, Q इक्वल टू 5L 0.5, ये हमारा दोनों क्या है मेरे भाई? ये हमारा क्या है? स्थिर है। यस या नो? दोनों हमारे क्या है मेरे शेरों? स्थिर है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। बाकी ये सब क्वेश्चन मेरे भाई नंबरिकल क्वेश्चन से ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए जो हमारा कॉप डोगलस का उत्पादन फलन है Q इक्वल टू ए अल्फा के बीटा में पैमाने का हास्य प्रतिफल का प्राप्त होगा जब हमारा क्या होगा मेरे भाई? अल्फा ए प्लस बी लेस देन 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं।
कॉप्स का सिद्धांत फिर से आपसे दिया है, ठीक है। इस तरह से मेरे भाई आप अच्छी तरह से कर सकते हैं एक क्वेश्चन को। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये मैं कल बताया था। ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, आपसे पूछा गया दो साधन एल तथा के लिए उत्पादन फलन। आपसे पूछा गया कि Q इक्वल टू ए एल ए के बी है, तो 0 इकाई का मान क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा मेरे भाई, 0 ही हो जाएगा। अगला है सर, ये आपका फॉर्मूला बेस दिया है, तो P इंटू एमपीएल होगा। क्या होगा मेरे भाई, याद रखना है, आपसे पूछा कि एमपीएल तथा वस्तु का मूल्य P है, तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य क्या होगा, तो P इंटू एमपीएल होगा। इस चीज को याद रखना है। और मेरे भाई मैं फिर से कह रहा हूं कि बाकी आप लोग जो भी सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का मैराथन क्लास चाहते हैं फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, जल्दी से प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन पाइए सर, बात करता हूँ अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देना भाई, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है भाई, इसको ध्यान ही नहीं देना है। चलिए सर, यदि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत से होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। ये इस तरह से स्टेटमेंट मेरे दोस्तों आता है, तो हम सभी को पता है, तो सीमांत लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन आती है फॉर्मूला का, यदि कुल लागत, और यही फॉर्मूला यूज करके आप न्यूमेरिकल का भी आंसर निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला का यूज करके आप हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। यदि कुल लागत टोटल कॉस्ट इक्वल टू उत्पादन की मात्रा Q हो, तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा, तो सीमांत लागत का जो सूत्र होते हैं मेरे भाई, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया कि टोटल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TBC में क्या संबंध होती है, तो TC इक्वल टू TFC प्लस TBC होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा। और ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे मेरे, ठीक है। बाकी आप लोगों को मेरे तरफ से मेरे दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का एग्जाम इतना सुंदर जाने वाला है मेरे भाई, जो आप लोग सोच नहीं सके हैं। हाँ सच कह रहा हूं, बस आप लोग डरना नहीं है। जो क्वेश्चन पहले आएगा उसको बनाना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप 1 घंटा बाद बनाना है। तो आपको हड़बड़ा के बनाने की आवश्यकता नहीं है भाई। कैसा नहीं कि हमको कंटिन्यू बनाते रहना है, नहीं, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको गैपिंग करके छोड़ के रख देना है भाई, ठीक है। आपसे एक फॉर्मूला पूछा गया कौन सा सही है, तो TBC इक्वल टू TC माइनस TFC, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए। फिर से आपसे पूछा गया कि मेरे भाई कि क्वेश्चन बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो बताएंगे सर AC इक्वल टू AFC प्लस ABC, यानी ऑप्शन नंबर हमारा तीनों में A ही से स्टार्ट होगा। क्या होगा मेरे भाई, तीनों में एक ही से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया कि किसी वस्तु का उत्पादन स्थिर 60 रुपया है, कितना, 60 रुपया है, 10 रुपया इकाई की औसत लागत क्या है, 10 रुपया पूछा गया मेरे भाई। तो 10 रुपया अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, औसत पूछा है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। अभी मैंने जस्ट बताया टोटल प्रोडक्ट बताया थे यानी भाई, बटा डिवाइडेड बाय क्वांटिटी बताए थे यानी फॉर्मूला, बोलिए ना भाई, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था ना आपके टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो 60 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अल्पकाल में उत्पादों को 50 रुपए की लागत का वहन करना ही पड़ता है, चाहे वो उत्पादन ना करे तथा वस्तु की 10 इकाई, कितना मेरे भाई, 10 इकाई उत्पादन करने के परिवर्तनशील साधनों पर 60 रुपया कि खर्च करते हैं, तो औसत कुल लागत का मान क्या होगा। तो बताएंगे सर, ये जो हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई मस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के अकॉर्डिंग, और ऐसा ही क्वेश्चन भी आता है, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं ले रहे भाई। तो मैंने अभी जस्ट बताया टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल कितना भाई 50 और डिवाइडेड बाय एक कितना था मेरे भाई 60, तो लिखेंगे सर 60। ओके सर, बड़ी सुंदर तरीके से बता रहे। डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितना है मेरे भाई 10, यस या नो, तो 100 याद रखना है। 60 को जब 50 से जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों आएगा 110, कितना आएगा 110। अब 110 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो 0 से 0 कट जाएगी, तो हमारे क्या होगा 11। याद रखना है, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा भी टेंशन ना लिए दादा। तोहनी हम आशा कर रहे हमारे भाई हमारे बहन तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रहे। बाकी तोहनी का बेस्ट ऑफ लक, तोहनी की एग्जाम बहुत शानदार तरीके से जीतो रहे, तोहनी थोड़ा सा भी घबराया ना दादा। शून्य उत्पादन पर कुल लागत होती है, शून्य उत्पादन पर जो कुल लागत होती है वो शून्य नहीं होता है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे जाते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। देखिए जब औसत लागत सीमांत लागत से कम हो जाती है तब क्या होता है, तो बताएंगे तब होता है मेरे दोस्तों क्या, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है सर। औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत क्या होगा, तो सीमांत लागत जब हमारा औसत लागत से अधिक होती है ना, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का
सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार जैसा होता है? किस वक्र आकार उल्टा यू आकार जैसा होता है? सीमांत उत्पाद। किसका मेरे भाई? सीमांत उत्पाद। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है कैसा होता है मेरे भाई? अल्पकालीन का आकार होता है हमारे यू जैसा, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा, सीमांत उत्पाद का आकार उल्टा यू आकार जैसा होता है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर अल्पकालीन औसत की बात करें तो ये हमारा यू आकार जैसा होता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? तो यू आकार का मैंने अभी जस्ट बताया औसत परिवर्तनशील लागत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन है इनमें से कौन यू आकार का नहीं होगा? तो यू आकार का हमारा ए एफ से नहीं होगा, ए एफ से हमारा यू आकार का नहीं होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि सारा क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने देख रहा है भाई। अब क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई जैसे खिलौना वाला, एक उत्पादक 10 खिलौनों को बाजार में 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है, तो उसका कुल संप्राप्ति क्या है? टोटल प्रोडक्ट पूछा भाई, टोटल प्रोडक्ट। अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था, यस यू नो, कि एक खिलौना का दाम अगर 5 रुपया है तो 10 खिलौना का दाम कितना होगा? 50 रुपया। सिंपल सा तो क्वेश्चन है मेरे भाई, फिर भी हम लोग नहीं बना पाते, अफसोस इस बात का, यस यू नो, अफसोस। कहता है मेरे भाई कि एक खिलौना का दाम अगर 5 रुपया है तो 60 को बिक्री किए, तो 60 को अगर हम बिक्री किए, एक खिलौना का 5 रुपया दाम है, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो बताएंगे सर 30 रुपया, सॉरी 300 रुपया। यदि किसी वस्तु की प्राप्ति पर इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? तो राशि को हम लोग क्या कहते हैं? तो औसत आगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एआर को प्रदर्शित किया जाता है, मतलब एआर का फॉर्मूला होती है क्या? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्या मेरे भाई? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है? सीमांत आगम को क्या कहा जाता है? सीमांत आगम। ये भी क्वेश्चन देखना नहीं, ये देखिए टोटल आगम यानी कुल आगम वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है मेरे भाई? एआर कहा जाता है। क्या? एआर। अभी मैंने जस्ट बताया, सारा क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, जो क्वेश्चन हमारा मैराथन क्लास में छूट गई थी। हाँ समझ पा रहे हैं मेरे भाई, जितना सारा क्वेश्चन मैराथन क्लास में छूट गए थे ना, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूं 5 इकाई से। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल ही बताया भाई, इसके बारे में देखना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए सर, अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के, हम लोग मूव करते हैं शानदार तरीके से, थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसी फर्म के लाभ को निम्नलिखित में से इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? टीआर माइनस टीसी, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक फर्म का लाभ अधिकतम होता है जब हमारा क्या होता है? एमआर। जैसे अधिकतम पूछे आंख बंद करके एमआर इक्वल टू एमसी बताना है भाई, ठीक है। दोनों एम से ही स्टार्ट होगा, इस चीज को याद रखिएगा। फॉर्म के संतुलन प्रथम शर्त क्या है? फॉर्म का अगर संतुलन चाहते हैं तो प्रथम शर्त क्या होगा? तो बताएंगे सर दोनों एम से ही स्टार्ट होगा, एम सी इक्वल टू एम आर। संतुलन चाहते हैं तब भी और अधिकतम लाभ चाहते हैं मेरे भाई तब भी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन को मूव कर सकते हैं मेरे भाई। कुछ ऐसे प्रश्न है जो मेरे भाई आपको छोड़ना है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, जो आप लोगों का हमारा जो छूट गया था मेरे भाई किसमें? तो हमारा छूट गया था मैराथन क्लास में, ठीक ना। बताइए सर, ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर रहता है। अच्छा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आखिर क्या स्थिर रहता है? तो बताएंगे सर एआर और एमआर दोनों क्या होता है? इक्वल होती है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं सर स्थिर भी रहता है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करता है अगला, एक अधिकार और एक आधिकारिक प्रतियोगिता में क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, याद रखना ये सब क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीटली मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को करवा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सर, अब बात करते हैं पूर्ति के नियम के बारे में। पूर्ति के नियम को किस फलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? पूर्ति का जो नियम हमारा सप्लाई इक्वल टू, याद रखना मेरे भाई, सप्लाई इक्वल टू एक्चुअली इसका आंसर ना मेरे भाई, इसका एक्चुअली आंसर ये होगा सप्लाई इक्वल टू पी, याद रखना है, सॉरी एफ होगा, कैपिटल स्मॉल एफ और ब्रैकेट में हमारा पी होगा। ये एक्चुअली ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा एफ छूट गया भाई, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने को तैयार हो जाता है? उसे पूर्ति कहते हैं। सिंपल सा तो फंडा है मेरे भाई, है ना। मान लिया जाए एक बाजार में 3 एक जैसे फॉर्म है, 3 गो एक जैसा फॉर्म है तथा वस्तु की कीमत एक 5 रुपया है और एक फॉर्म को 50 इकाई की पूर्ति करता है, तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी? तो वस्तु की जो हमारा बाजार पूर्ति है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर एक जैसा है तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 150 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु की पूर्ति की और उसकी कीमत के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बताएंगे सर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रत्यक्ष संबंध। क्या बोलते हैं भाई? प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, चलिए मेरे भाई, बाकी ये सब कंप्लीटली मेरे भाई आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। ग्राफ को भी आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ग्राफ से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही जाएगा, इस चीज़ को याद रखना है। बाकी मेरे दोस्तों मेरे तरफ से मैं पूरा कंप्लीटली करवा दिया हूँ आप लोगों से जहाँ तक हो सके मेरे भाई। बस आप लोगों को जो मैं आप लोगों को जितना भी मैराथन क्लास में करवाया था वो पूरा कंप्लीटली आप लोग देख लिए होंगे। एक मैं आप लोगों को करवा दे, ये फॉर्मूला तभी मैंने जस्ट बताया भाई। ठीक है, अब देखिए बाजार संतुलन के बारे में बात करते हैं। बाजार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? बाजार की विशेषता कौन सी है भाई? तो बताएंगे सर, हमारा एक क्षेत्र, क्रेता विक्रेता, वस्तु की मूल्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि बाजार वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट में मूव करते हैं। पूछा गया मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो विशेषता नहीं है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो बताएंगे सर, याद रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्रेता और विक्रेता का अधिक संख्या, ये बिल्कुल सही है। मुक्त प्रवेश निकास, बिना पैसा का हम लोग जा सकते हैं और सामान को भी खरीद सकते हैं। सरकार का कोई हस्ताक्षर ना हो, वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। या मेरे भाई यही क्वेश्चन मेरे भाई कई सालों से बार बार पूछा जाता है। तो बात करेंगे सर, ये भी हमारा सही कि सरकार का कोई हस्ताक्षर नहीं होता है, जो भी मन करे आए जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वस्तु की मांग बेलोचदार नहीं होता है, वस्तु की मांग लोचदार होती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? अधिक नहीं, बहुत ही अधिक होता है। अब आपसे पूछा गया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्मों में किस प्रकार का वस्तु पाया जाता है? एक जैसा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? समरूप वस्तु पाए जाते हैं। क्या मेरे भाई? समरूप वस्तु पाए जाते हैं। कौन सी फर्म कीमत स्वीकार होती है? कौन सा फर्म जो है कीमत स्वीकार करती है? तो बताएंगे सर हमारा पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत वास्तविकता कौन सी है? तो केवल विक्रेता। क्या होगी मेरे भाई? केवल विक्रेता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, मैंने अभी जस्ट बताया, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था। अगला प्रश्न है सर, किस बाजार में एआर और एमआर दोनों समान होती है? एआर और एमआर जो समान होती है वो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। बाकी मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर बेहतर तरीके से हमें सारा सब्जेक्ट जो बचा हुआ हमारा सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट का मुझे फ्री में मैराथन क्लास चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एप्लीकेशन का लिंक दे के रखा है, उसको जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप देखिए, आपसे पूछा गया कि पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध होता है? एआर और एमआर दोनों इक्वल होता है भाई। क्या होता है? दोनों इक्वल होती है। आइए सर बात करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न पे और हम लोग बात कर लेते हैं। एक अधिकार की विशेषता क्या है? एक अधिकार की विशेषता एक क्रेता और अधिक विक्रेता हो, सॉरी एक विक्रेता और अधिक खरीदने वाले, एक बेचने वाला हो और अधिक खरीदने वाला हो। ठीक है, आइए सर, एक अधिकार में वस्तु की कीमत पी और सीमांत अगर लागत एमसी है, तो इसका संबंध क्या होता है? इसका संबंध होता है पी ज्यादा होगा एमसी से, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बाकी मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं कह देता हूं, एक अधिकार, बस इतना याद रखना कि एक अधिकार बाजार में एक विक्रेता होता है और खरीदने वाला बहुत अधिक होता है। बाकी मेरे भाई बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग अच्छी तरह से जाएं। जो क्वेश्चन पहले आप लोगों को समझ में आए वो क्वेश्चन को लिखे, जो नहीं समझ में आए उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दें, और डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शानदार एग्जाम जाएगी। अगेन बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम में कॉपी लिखे। लव यू स्टूडेंट, बाय बाय। हमारे सफर यहीं पे आज अंत होती है हमारा इकोनॉमिक्स का सारा पोर्शन।